जय हिंद एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि एनडीए 2025 का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि यार यहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं या यहाँ पे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे बहुत हैप्पी भी हैं, बहुत खुश भी हैं। पहले तो मैं उन बच्चों के लिए बात कर लेती हूँ भाई, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। उन लोगों को ड्रीमर्स की तरफ से हम लोग फ्री एसएसबी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं तो वो जल्द से जल्द यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका किसी वजह से मार्क्स कम आए हैं या कहीं पर रुक गया या नहीं हो पाया। बेटा, होपलेस नहीं होना है, ठीक है? ये लास्ट सीढ़ी नहीं है, ये आपका लास्ट सीढ़ी नहीं है कि आप ये सोच के चलो कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट भी था तो भी आगे आपके पास, अगर आपको डिफेंस में जाना है, आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं। आप एफकेट क्लियर कर सकते हो, आप सीडीएस क्लियर कर सकते हो, आप जो है सीएपीएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो। आपके पास नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट्स रहेंगे वहाँ पे, और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन अभी जिनके पास आगे कुछ अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं एनडीए के लिए, उनको मैं एक बात ये कहना चाहूँगी। देखो बेटा, यहाँ पे ना मैं आपको ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि भाई, मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रही हूँ कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है या ये। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने आपको हर एक क्लास में एक बात कही थी, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो। हर एक क्लास में मैं आपको एक कॉमन बात कहती थी। बात ये कहती थी कि 10 बुक को पढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ो तो बहुत कुछ होता है, बट मेक श्योर वो बुक सही हो। ये बात मैंने आपको बहुत बार बोली हुई है क्लासेस में कि 10 बुक से कुछ नहीं होता। लोग 10-10, 15-15 बुक पढ़ देते, बोलते हमने तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये ही नहीं पता यार पढ़ना क्या है, एक्चुअल में पढ़ना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है। अब बात एक और कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे में भी हो सकता है इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि मैम इस बार तो पेपर इजी आया था, सभी का पढ़ाया हुआ आया था। बेटा, एक चीज़ बताती हूँ, मे भी हो सकता है पेपर आपके लिए इजी आया था क्योंकि आपने पढ़ा था। बहुत सारे बच्चों के लिए पेपर टफ भी आया था। तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? पेपर इजी आ जाए तो भी आप टीचर को बोलोगे अरे यार ये तो सबको आ रहा है, ये तो इजी आया है, ये तो कोई भी कर लेगा। पेपर टफ आए तो भी आप टीचर को बोलते हो कि अब बताओ क्या कर लिया तुमने। मतलब टीचर एक ऐसा है ना जो हर जगह से पिसता है कि अगर इजी आ रहा है तो भी और टफ आ रहा है तो भी। तो आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं दिखाना चाहती कि भाई मैं आपको ये प्रूफ दे रही हूँ, बस मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जो आपने पढ़ा था वो सही था या गलत था। एक्चुअल में क्या वहाँ से क्वेश्चन बने थे या नहीं बने थे। तो देखो यार, मैं आपको बहुत क्लियरली चीज़ों को दिखा रही हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे केमिस्ट्री पढ़ाई। ऑनलाइन में मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाई है, और मैंने आप लोगों को बायोलॉजी में भी ये बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आज वही इंपॉर्टेंस चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। क्या एग्जैक्टली वहाँ से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने, ठीक है? तो चलिए एक बार मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी गो थ्रू करवाती हूँ, देन आप यहाँ पे खुद देख लीजिएगा। और देखो, जो बच्चे पढ़े हुए हैं ना उनको तो पता है, उनको कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो उनको सबको पता है। लेकिन जो बच्चे आगे जाके पढ़ेंगे या जो बच्चे आगे जाके प्रिपरेशन करेंगे, उनको ये चीज़ पता लगे कि हाँ, हम एक सही जगह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एक सही हाथ पे हैं, और हमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये उन बच्चों के लिए है, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे पढ़े हैं। मे बी हो सकता है उन्होंने कहीं कम फोकस किया हो, या किया हो, वो बाद में थोड़ा सा ये वाली चीज़ों को लेके होपलेस हो गए कि मैम क्वेश्चंस नहीं बने, कंटेंट से नहीं आए। हालांकि मुझे ऐसा किसी बच्चे ने नहीं कहा, जितने भी बच्चों ने कहा है मुझे यही बोला है, थैंक यू मैम, हमारे कंटेंट से ही क्वेश्चन आए हैं। बट फिर भी ये उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी जिन बच्चों ने अभी तक का प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से बना है और कैसे बना है। देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि द रिएक्शन डैट अकर्स ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। और ये बच्चे जानते हैं कि मैंने नंबर्स ऑफ टाइम क्लास में बताया था, लाइम वाटर से जब आप CO2 को पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन के आता है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रीमर्स का लोगो भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए। तो आपका एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। यहाँ पे से मैंने पूछा था कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, और सीधे सीधे आप देख सकते हो, देखो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दिया था CSO4.2H2O, और आप सभी को पता है कि POP जो है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4.12H2O। तो ये सीधे सीधे मैंने आपको बोला कि भाई आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं, सीधे सीधे बी आंसर किया। मुझे नहीं पता यार बाकी चीज़ों में क्या लिखा, बट मुझे पता है कि ये फॉर्मूला नहीं होता, और एज इट इज़ मैंने आपको क्लास में ही पढ़ाया था। इवन दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी पढ़ाया था। ये देखिए एग्जैक्ट लाइन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है, कि क्या होता है, कहाँ कहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। नंबर्स ऑफ टाइम क्लास में मैंने पढ़ाया था, इंडाइजेशन के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हो, हमारे स्टमक का pH 1.2 के आसपास होता है, तो अगर उससे कम हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी से निपटने के लिए आप एंटासिड का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे देखो क्लियरली एंटासिड लिखा भी हुआ है, ठीक है, मे बी आपको यहाँ पे विजिबल ना हो, बट ये देखिए ये यहाँ पे क्लियरली एंटासिड को डिफाइन किया हुआ है, और एंटासिड के बारे में मैंने बताया भी था। आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हो जिसका pH जो होता है वो 10 होता है, और पेपर में वही क्वेश्चन आया हुआ है सेम एज इट इज उठ के। अगला सीमेंट के बारे में याद करो, मैंने आपको सीमेंट का पूरा कॉम्पोजिशन बताया था कि सीमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इवन क्वेश्चन भी मैंने यूट्यूब की क्लास का क्वेश्चन है, छोड़ो यार, मैं कह रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन के ना जो मेरे पेड बैचेस हैं उनको छोड़ो, यकीन वाले तो खैर अलग लेवल का है, ठीक है, सिंदूर भी अलग लेवल का है, ऑफलाइन भी अलग लेवल का है, लेकिन ये तो यार सबके लिए था, सबको प्रोवाइड किया गया था, यानी कि यूट्यूब की क्लास का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप सिलिकेट का यूज करते हो, आप एल्यूमिना का यूज करते हो, ये सारी चीजें लिखी हुई है, और यहाँ पे ऑप्शन वही आया है। ऑप्शन थोड़ा अलग था, लेकिन अगर समझदार होते हैं, थोड़ा सा जो होता है ना कॉमन सेंस, वहाँ पे लगाया जा सकता है। ये टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे यूज नहीं होता, और देखो ये चीजें आपको लिखाई भी गई थी, क्लियरली बताया गया था, जिस समय क्लास ली हुई थी उस समय ये चीज बताई हुई थी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हो ये सारे के सारे एक लाइन में चल रहे हैं। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। नंबर्स ऑफ टाइम मैंने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में बताया था कि भाई अगर फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपका फिजिकल चेंज के अंदर आता है, और मेल्टिंग ऑफ आइस आपका फिजिकल चेंज है, उसको आप दोबारा जो है फ्रीज भी कर सकते हो। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि जो फिजिकल चेंज होता है वहाँ पर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, केवल केमिकल चेंज में ही कॉम्पोजिशन चेंज होता है। और यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया था कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें आपका बोल रहा है कि कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर फिजिकल चेंज के टाइम पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी तो फिर वो फिजिकल चेंज रहेगा ही क्यों। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लास में क्लियरली बताई हुई थी, ठीक है। अब आगे अगला देखते हैं। ये देखो ये आपका मैंने बोला था नॉट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। और यहाँ पे देखो द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाई सल्फाइड इज होमोजीनियस, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आपका साफ साफ पेपर में ये चीज़ भी यहाँ पे आई हुई है। इसको मैं खुद नहीं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि ये भी यूट्यूब की क्लास का क्वेश्चन है। यकीन सिंदूर या ऑफलाइन क्लास तो है ही, वो तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं। यहाँ पे एटॉमिसिटी पूछी थी, और यहाँ देखो मोनो एटॉमिक, जितनी भी आपकी नोबल गैसेस होती है मोनो एटॉमिक होती है। डायटोमिक के एग्जांपल आप देखो, N2O2 नाइट्रोजन पूछा है डायटोमिक, नियॉन मोनो एटॉमिक। उसके बाद यहाँ देखो टेट्रा एटॉमिक P4, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस 4, और सल्फर यहाँ पे देखो पॉली एटॉमिक S8 और सल्फर का S8 आया है। एज इट इज क्वेश्चन आपका उठ के आया है, तो आप देख सकते हो भाई वही वाली बात है, 10 बुक और एक बुक का डिफरेंस। अगला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, भाई 100 बार क्लास में मैंने बताया था। देखो रिएक्शन एज इट इज सेम नहीं आई है, और
यार मैं कोई यूपीएससी की चेयरमैन भी नहीं हूँ कि आपको मैंने क्लास में कोई रिएक्शन एज इट इज़ कराई है वो एज इट इज़ आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ये देखो, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, रिडक्शन होता है तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बहुत ही सिंपल, अगर किसी ने ना सिर्फ यूट्यूब की क्लास से भी पढ़ा होता, नहीं पढ़ा था पूरे साल भर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए होते, तो उसके लिए भी आराम से उसके भी 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। आप बताओ, ये देखो टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस साफ साफ क्लास में बताया गया था। कैल्शियम सल्फाइड और क्लोराइड और सल्फाइड के सॉल्ट अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के होंगे उनके वजह से आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है, और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के सॉल्ट अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से के होंगे तो उनके वजह से आपकी क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है। और यहाँ देखो बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम, साफ साफ क्लियरली आपका पेपर में पूछा गया है। उसके बाद ये देखो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, और अब मुझसे ये कोई नहीं बोल सकता कि मैंने रिएक्शंस नहीं कराई हैं। नंबर्स ऑफ टाइम रिएक्शन से क्वेश्चंस कराए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से चैप्टर समझाया था। और यहाँ देखो इवन दो इसमें तो एग्जाम्पल भी सेम आए हैं, आप देख लो, ये CaCO3 का एग्जाम्पल है, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। ये देखो Na2SO4 वाला एग्जाम्पल है, Na2SO4 और आपका BaCl2, ये एग्जाम में कराया हुआ है। तो सेम सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारा एज इट इज यहाँ पे जितने भी आपके रिएक्शन है वो एज इट इज पूछी गई हैं। अब यहाँ पे तो देखो रिएक्शन भी सेम दी हुई है, मैंने ऐसा कहा था कि रिएक्शन सेम नहीं आती, बट यहाँ पे तो रिएक्शन भी सेम आई हुई है। अगला देखो, ये रहा आपका, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और याद करो, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ लिखा था कि जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक नेचर की होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, लेड नाइट्रेट का हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक इन नेचर होगी। अगला देखो वाटर गैस, ये देखो साफ साफ वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ C और H2। और पता है ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में नंबर्स ऑफ टाइम कराया है, मतलब वाटर गैस सिन गैस, वाटर गैस सिन गैस, वाटर गैस इज ऑल्सो नोन एज सिन गैस। तो ये मैंने आपको इतने बार कराया, इवन सिंदूर में हर तीसरे सेट पे ये क्वेश्चन था ये, और वो मैंने जो आपको बताया बाइकार्बोनेट वाला, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस वाला, हर सेट में, हर थर्ड सेट हर फोर्थ सेट पे वो क्वेश्चन था। और पेपर में एज इट इज क्वेश्चन वापस आया। और आपको पता है मैंने इवन दो क्लास में ये भी बोला था कि यार ये हर बार आ रहा है, हर बार जो है मैंने पेपर में डाला, इस बार देखना कहीं ये पेपर में ना आ रहा हो, और वो सच में पेपर में आया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। अगला डायमंड की प्रॉपर्टी को लेके पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे दिया था इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये आंसर आपका गलत है, और यहाँ पे क्लियरली मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। एक्सरे, ये क्वेश्चन तो PYQ है, ये फिजिक्स का भी बनता है, और एक्चुअली में ये फिजिक्स का है बट मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे देख रहे हो 1 नैनोमीटर, और सेम क्वेश्चन आया है 1 नैनोमीटर। तो PYQ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट 10 साल के PYQ कराए थे ना, अब समझ आ रहा PYQ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पे आओ, पैप्सिन और आपका पूछा था ट्रिप्सिन, सॉरी कि कौन से पीएच पे वर्क करता है। आप सभी को पता है कि जो पैप्सिन होता है HCl, और HCl का जो आपका यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो पीएच होता है वो लगभग हमारा वैसे तो 1.2 होता है, बट हम लमसम लिख के चलते हैं 2.5 के आसपास। तो यहाँ पे क्लियरली पहले ही सीधे सीधे जिसको पैप्सिन का पता है उसको ऑटोमेटिकली ट्रिप्सिन का पता हो जाता है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है और पैप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम। तो ये क्लियरली आपका आंसर यहाँ पे बनता। अगला देखो, ये पूरा चार्ट समझाया था, और ये चार्ट मैंने हर जगह समझाया है A to Z सारी क्लासेस में। तो ये पूरा का पूरा चार्ट समझाया था कि कैसे ब्लड का फ्लो होता है और क्या काम होता है। वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं, और आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। बट पल्मोनरी वेन
ऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड। और सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बट उल्टा दिया था कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये गलत था, पल्मोनरी आर्टरीज ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। अगला देखो, आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट आर कंट्रोल्ड बाय हैंड ब्रेन, यानी कि आपके पीछे पश्च जो मस्तिष्क होता है उससे कंट्रोल होता है। याद करो, क्या नहीं बताया था आपको मैंने कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा को कैसे भूल सकते हो आप, सेरेबेलम को कैसे भूल सकते हो आप, तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते थे सारे के सारे किसके द्वारा कंट्रोल होते थे, आपके हैंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते थे। और पेपर में वही क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई इनवॉलेंट्री एक्शन, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, आपका चाहे सलाइवा का बनना हो, चाहे आपका वॉमिटिंग हो, यहाँ देखो ये तो क्लियरली लिखा भी हुआ है, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर क्लियरली लिखा हुआ है, सलाइवा का बनना हो, रेस्पिरेशन हो, ब्लड प्रेशर हो, सारा का सारा आपका कंट्रोल आपके हैंड ब्रेन से होता है। ये आपके पेपर में भी क्लियरली पूछा हुआ है। उसके बाद आओ, आयोडाइन सॉल्ट इज अ विटल पार्ट ऑफ डाइट, और ये किसका सिंथेसिस होता है, थायरोक्सिन का। और यहाँ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल आयोडीन, और ऑप्शन आपका है थायरोक्सिन। तो भाई अब एज इट इज स्टेटमेंट तो मैं दे नहीं सकती, बट हाँ बात वही है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, तो एज इट इज पूछा हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगला देखो, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन दैट आर सिक्रीटेड बाय, और यहाँ देखो इस टेबल को देखो, और यूट्यूब की क्लास में कहा भी था बेटा ये जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, ओवरीज कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, यहाँ पे सारा का सारा गिवन था। और यहाँ पे मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी आपको बताया था, इट्स अ मास्टर ग्लैंड, कंट्रोल करता है सारे के सारे अदर ग्लैंड को, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी आपका ओवरी और पिट्यूटरी ग्लैंड होता। आगे आते हैं, which one of the following blood cell types secrete large number of antibodies during an immune response of body। इसी बार की जो मैंने बायो की क्लास ली थी वहाँ पे मैंने ये आपको डायग्राम दिखाया था और मैंने यहाँ पे क्लियरली इन चीज़ों को समझाया था कि कौन सी WBC का क्या काम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो टी सेल आपकी प्रोड्यूस करती हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। तो ऑब्वियस है ना यार, इम्यूनिटी बूस्टर अगर लिम्फोसाइट है तो वही क्या करेंगे, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स करेंगे। अगला देखो, Which of the following organelles have their own DNA and ribosome। और जरा यहाँ पे पढ़ना, और आपको पता है इस पे मैंने ना इम्पोर्टेंट भी लिखा था कि भाई न्यूक्लियस है, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है और खुद का अपना इनके पास राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली आपका पूछा हुआ था, तो भाई माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर हो जाना था। अगला देखो, क्वेश्चन ये था कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और इसको याद करो, मैंने क्लास में कितनी क्लियरली चीज़ें समझाई थी कि जब आप पहाड़ों पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जब आप समुद्र तल पे जाते हो वेपर प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है भी था, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब खुद आप इस चीज़ पे देख सकते हो, देखो केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंटेंट से पूरा का पूरा, और बायो के एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेंट है, अदरवाइज सारा का सारा पढ़ाया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा पूरा बायो पढ़ाया हुआ है, नहीं आया है। 2 क्वेश्चन थे मैंने नहीं पढ़ाए थे, वो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अगर 25 क्वेश्चंस मैंने आपको 23 क्वेश्चंस कराए हैं ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे यार ये तो बहुत ईजी है बेटा, ये तो अभी का है। एक काम करो ना, अगर तुमको ये लग रहा है कि NDA 2 2025 में ही ये छपा है तो जरा NDA 1 2025 को भी देख लो। और उससे पहले भी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रूफ दिया जा रहा है कि हाँ, बट ये आपको बताया जा रहा है कि जो आपको मैंने बताया था ना कि एक बुक से पढ़ना है, वो एक्चुअल में बुक वर्थ इट है भी या नहीं भी है। बाकी ये सब आप भी जानते हो, ये सब हम भी जानते हैं बेटा, जितनी मेहनत आप करते हो ना उससे डबल मेहनत आपका टीचर करता है। जिस दिन एग्ज़ाम आपका होता है ना उस दिन एग्ज़ाम आपके टीचर का भी होता है। पेपर इजी आया, आप लोगों की खुशी हुई, हमारी भी खुशी होती है। पेपर टफ आता है, आपसे क्वेश्चन नहीं बने, हमको भी दुख होता है। तो अगर आप ये चीज़ बोलते हो ना कि यार इस बार तो पेपर इजी आया, तो हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि उसका पढ़ाया, इसका पढ़ाया, इसका पढ़ाया। बेटा यार एक बात बताओ,
पेपर टफ आया या पेपर इजी आया, अगर टीचर ने वो चीज़ पढ़ाई है तो वो कहेगा ना। भाई पूरे 4 महीने की 6 महीने की, आपको लगता है आपको तो 4 महीने पढ़ाया है, लेकिन एक टीचर की ना पूरी जिंदगी भर की मेहनत है ये, जो उसने आपको कराया हुआ है। और आई होप आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और आप लोगों के जेन्युइन कमेंट यहाँ पे आएंगे उन बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे समझे जो अभी पहली पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिनको ये नहीं पता है कि तैयारी कहाँ से करनी है। और आपकी जो कमेंट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उन बच्चों के लिए जो अभी एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे आगे आने वाले सेशंस में, हमारे अगले यकीन बैच में, हमारे ऑफलाइन बैच में, जहाँ पर भी आप आओ हम आपको मिलेंगे, पूरे दिल से आपका स्वागत करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।